हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जय हिंद एवरीवन। चलिए, कल हमने बात कर ली थी सब रैंडम एक्सपेरिमेंट इन सब के बारे में, सब हो चुका था। और आज हमें जो बात करनी थी, चलिए पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। आज से आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन की आपको यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशन आज से देखने को मिलेगा शाम के 6 बजे से। ठीक है, उसके लिए तैयार रहिएगा। हम्म चलो, इन थ्रोइंग ऑफ ए फेयर डाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टर्निंग अप एन ऑड नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। एक साधारण पासे को फेंकने पर घटना 4 या 4 से बड़ी विषम संख्या आने की प्रायिकता। पहले ये बताइए, एक फेयर डाई को यदि हम फेंकते हैं तो फेयर डाई को फेंकते हैं तो क्या कितने पॉसिबिलिटी है उस पर आने की। उस पर पॉसिबल सैंपल स्पेस में क्या क्या मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 5 6 ये सब मिल सकता है। ठीक है, ये सब कुछ आपको मिल सकता है। जिनको परमुटेशन में प्रॉब्लम है, सिस्टमेटिक तरीके से सारी वीडियो और सारी पीडीएफ जो आपको अवेलेबल कराई गई है उसको ध्यान से पढ़िए, थोड़ा दिमाग को सोचने पर मजबूर करिए। आपके पास यदि 11th की बुक है तो वहां से एग्जाम्पल को देखिए, तब चीजें आएंगी। मेहनत करिए, उस पर कई घंटे काम करिए। ऐसा थोड़ा ना है कि आज 4 क्वेश्चन लगाया और सब कुछ तैयार हो गया बेटा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। कल कल क्लास छूट गया है तो आज ज्वाइन मत करो। ठीक है, वेट करो, पहले पढ़ लेना, आज जाकर रिकॉर्डेड पढ़ लेना आज। ऐसे यदि 1 2 3 4 5 6 है तो क्लास बहुत छोड़ देते हो ना तुम लोग, पार्ट टाइम बिजनेस करते हो ना, क्लास का गैप कर देते हो। हम्म देखिए, 6 पॉसिबिलिटी थी, लेकिन जो आपसे बोला गया, जो आपको फेवर कर रहा है, मतलब आपके आउटकम्स, मतलब क्या, जो आउटकम्स मतलब परिणाम। ठीक है, जो परिणाम आपके आ रहे हैं वो आपके फेवर में कितने हैं। टोटल तो 6 हो गए, फेवर में वो कह रहा है कि 4 या 4 से बड़ा ऑड नंबर, तो एक ही ऑड नंबर है 5, तो आपको फेवर केवल एक ही करेगा 1/6। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/6, आपको फेवर एक ही करा। देखो, वो ये नहीं कह रहा है कि 4 या 4 से बड़ा, ये केवल इतना बोलता, तब तो 4 भी आता, 5 भी आता और 6 भी आता। ठीक है, समझ रहे हो, 4 भी आता, 5 भी आता, 6 भी आता, लेकिन उसने बोला है कि 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए, पर एक विषम संख्या होनी चाहिए, एक ऑड नंबर होना चाहिए। बेटा 6, 6 विषम है क्या? 6 ऑड नंबर होता है क्या? नहीं ना। तो 4 या 4 से बड़ा ऑड नंबर कौन है? 5 ही तो है, तो केवल 5 ही तो आपको फेवर करेगा। क्वेश्चन पढ़ा तो करो ढंग से यार, पढ़ा करो ढंग से, क्या बोल रहा है वो। एग्जाम में इसीलिए मैक्सिमम गलत करके आते हो। ऑड पूछा है, विषम पूछा है, तो 4 या 4 से बड़ा विषम तो एक ही मिला होगा ना, 5 आपको, आपको फेवर तो एक ही कर रहा है। सर 4 भी तो करेगा, क्योंकि ले डंडा, ले आओ डंडा, इसको पीटता हूं मैं। यार पढ़, पूरा सेंटेंस पढ़ लो दादा, सेंटेंस पढ़ लो पूरा। तुमने ये तो पढ़ लिया, पर तुमने ऑड नहीं पढ़ा। ये भी तो लिखा है ऑड, उसको क्यों नहीं पढ़ा? 4 या 4 से बड़ा तो देख रहे हो, पर ऑड कौन देखेगा, विषम कौन देखेगा? बताओ। चलो आओ, इधर आगे बढ़ते हैं। इन थ्रोइंग अ पेयर ऑफ फेयर डाइस,
इन थ्रोइंग अ पेयर ऑफ पेयर डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 9. In throwing a pair of pair dice, find the probability of getting a total of 9. सर लेकिन 4 से ज्यादा बोला है तो 1/3 होगा ना. सर लेकिन 4 से ज्यादा बोला है तो 1/3 होगा ना. अरे तुमसे बोला है 4 या 4 से बड़ा बड़ी. विषम क्यों नहीं देख रहे हो? विषम संख्या को कौन देखेगा? ऑड नंबर कौन देखेगा? केवल तुम्हें यही क्यों दिख रहा है? ऑड नंबर क्यों नहीं दिख रहा है? हैं? हैं? मैं आपसे ये कहूं कि मान लीजिए कि 4 फीट के लड़के, चार, मैंने मान लो कि बहुत सारे लड़के खड़े हैं और मैंने कहा कि 4 फीट, जैसे मान लीजिए यहां पर 100 लड़के खड़े हैं, बॉय 1 बॉय 2 ऐसे बॉय 100, और 10 लड़कों के हाथ में डंडा है. 10 लड़कों के हाथ में क्या है? डंडा है. ठीक है, 100 लड़के हैं आपके पास और 10 हाथ के लड़कियों में डंडा है और सबकी लंबाई 4 फीट से बड़ी है. इन सबकी लंबाई क्या है? 4 फीट या 4 फीट से बड़ी है. मैंने कहा देखो 4 फीट या 4 फीट से बड़ी जितने भी लड़के हैं और जिनके हाथ में डंडा है उनकी संख्या बताइए. तो 10 होगी ना, 100 थोड़ा ना होगी यार. मैंने 4 या 4 फीट से बड़ा बोलता तो सारे ले लेते आप, लेकिन मैंने क्या बोला? जिनके हाथ में डंडा है, तो डंडा तो 10 ही लोग के हाथ में है. क्या यार, वहां पर यह बोला गया 4 या 4 से बड़ा. ऑड 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 विषम, उसको तुम देख ही नहीं रहे हो तब से. इन थ्रोइंग अ पेयर अप, तुम्हें पता है ये सब एग्जाम में गलतियां होती हैं. ये सब एग्जाम में गलतियां होती हैं जिन पर तुम्हारा फोकस नहीं जाता है. इन पर फोकस करो. इन थ्रोइंग अ पेयर डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 9. तो मैंने आपको 2 डाइस फेंका गया है तो टोटल तो 36 बनेगा. अब टोटल 9 आया होगा इस तरह के, कितना होगा? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो 5 और 9 कितनी बार आता है? 4 बार आता है. ठीक है, हो जाएगा 1/9. 1/9. ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे एडिशन थ्योरम की. ठीक, देखिए जैसे ए और बी दो इवेंट है, जैसे आपने ये पढ़ा था ना, एन ए यूनियन बी. क्या पढ़ा था? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये पढ़ा था. ओके, और यदि मैं सबको एनएस से डिवाइड कर दूं, टोटल सैंपल स्पेस से, मतलब फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल, तो ये बन जाएगा पी ए यूनियन बी, और ये बन जाएगा पी ए, और ये बन जाएगा पी बी, और ये बन जाएगा पी सी. अब पी ए इंटरसेक्शन बी, सेम जैसे आपका यूनियन वाला फॉर्मूला होता है सेट थ्योरी में, वैसे ही यहां पर भी पी ए यूनियन बी क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. अगर लास्ट वाला समझ में नहीं आया है भैया, उसकी हिंदी निकाल लो कि जो पासे, एक दो पासे फेंके हैं उनके, उनको उनका कुल योग 9 आया हो, तो 9 कितनी बार आया है? 4 बार आता है बेटा. कल मैंने ये सिखाया है आपको. 9 कितनी बार आया है? 4 बार आया है. कल मैंने इस सब के बारे में बात करा था कि ये सम क्या होता है. ठीक है, इस सम 8 कैसे आता है, 6 कैसे आता है, इस सब बात करी थी मैंने कल.
कि पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको आ गया होगा सेम डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, सेम डिमॉर्गन्स लॉ जैसे होता, देखो डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता था कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, बी कॉम्प्लीमेंट होगा, यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन लगेगा। ठीक है, और यहां पी लगेगा यार। ठीक है, वो सेम इसी तरीके से होगा, बस दोनों जगहों पर पी लगा दीजिए। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेम, मतलब इन सबको छोड़ो, ये सब तो वैसे ही है। इनको ऐसे ही आप ऐसे अलग से कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ये जैसे आपने सेट थ्योरी में याद किया था ना वैसे ही है, तो इनको कोई जरूरत नहीं स्पेशली याद करने की। सेट थ्योरी आपने पढ़ी है तो ये छोड़ दीजिए, वो वही चीज है। मैं आपको समझा दूंगा क्या कहना चाहते हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है। आप सेट थ्योरी में डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ चुके हो तो यहां पर फिर से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वही चीज है। ठीक, अब देखिए मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे कि पीए का मतलब क्या होता है। पीए का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, घटना ए की, ए के घटने की, ए के घटने की प्रायिकता। ये पी ऑफ ए का मतलब है। ठीक है, और ये जो पी ए बार लग जाए या फिर पी ए कॉम्प्लीमेंट लग जाए या फिर पी ए डैश लग जाए तो इसका मतलब होता है ए के न होने की प्रायिकता, ए के न होने की प्रायिकता। ठीक है, ए के न होने की प्रायिकता। ठीक, नॉट ए। तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी और ए के न होने की प्रोबेबिलिटी को यदि हम जोड़ते हैं तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा। ये एक चीज याद रखिएगा, ए के होने की प्रोबेबिलिटी और ए में ए के न होने की प्रोबेबिलिटी को यदि हम जोड़ते हैं तो हमेशा वो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, ए के होने की और न होने की। तो जैसे मैं आपसे ये कहूं कि मुझे पी ए बार निकालना है, किसी इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 में से होने की प्रोबेबिलिटी को क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। ठीक है, होने की प्रोबेबिलिटी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, ए के न होने की प्रोबेबिलिटी की हम बात करें तो वो कैसे मिल जाता है, 1 माइनस पी ए करके मिल जाता है। ओके, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, याद रखिएगा, एक से बड़ी नहीं हो सकती। एक से बड़ी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन आपको याद हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है एन ए अपॉन एन एस। मतलब सैंपल स्पेस में कितने आपके पास हैं नंबर्स, ठीक है, और आपके पास मतलब जितने फेवरेबल हैं, ए को जितना फेवर कर रहे हैं और जितने सैंपल स्पेस में है, तो ऑब्वियसली फेवरेबल जब तक ऊपर वाली चीज नीचे से ज्यादा नहीं होगी तो एक से ज्यादा नहीं होगा। भाई फेवरेबल अपॉन टोटल होता है ना, तो फेवरेबल टोटल से ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो फेवरेबल यदि टोटल से ज्यादा नहीं होगा तो फिर वो वैल्यू एक से बड़ी नहीं हो सकती, और फेवरेबल 0 भी हो सकता है। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, ए के फेवर में अपॉन टोटल। तो ये जो ए के फेवर में आउटकम्स थे
वो इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते, इसलिए वैल्यू 1, हाँ बराबर हो सकते हैं, जितने टोटल हैं सबके सब ए को फेवर कर रहे हैं, तो उस केस में 1 हो जाएगी। लेकिन अच्छा ये 0 भी हो सकती है, कोई फेवर नहीं कर रहा है तो 0 भी हो सकती है, निगेटिव भी नहीं होगी। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 तक हो जाती है। 0 कब होगी, प्रोबेबिलिटी 0 कब होगी, जब इसको बोलते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट, जब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये जो ए है वो क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। जैसे कि मैं एक डाइस फेंकूं और उस पर 7 आ जाए, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक मैं डाइस फेंकूं और उस पर 7 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, जल्दी बताइए। इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि एक डाइस फेंकूं और डाइस पर 7 आ जाए, तो आप कहोगे 0 है, ये इंपॉसिबल इवेंट है, ये घटना हो ही नहीं सकती, और घटना हो नहीं सकती इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, असंभव घटना जिसे बोलते हैं। ठीक है, कल मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए थे उसके मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के, आप जाके देख लीजिएगा, असंभव घटना। और प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए, इसका मतलब क्या हो गया कि जितने टोटल थे वही आपको फेवर कर रहे हैं, सारे के सारे फेवर कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक डाइस फेंका और उस पर जो नंबर आया वो 1 से 6 तक आया, तो ये पक्का होना है। मैंने क्या किया, एक डाइस फेंका, ठीक, एक डाइस फेंका और उस पर जो नंबर आए वो 1 से 6 तक आए, तो ये पक्का होना ही होना है ना, तो ये श्योर इवेंट हो गया, इसे बोलते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट निश्चित घटना, मतलब होनी होनी है, मतलब होनी ही होनी है वो। ठीक है, बात समझ में आ गई कि दो टाइप्स के इवेंट होते हैं, एक जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है और एक प्रोबेबिलिटी 1 होती है। 1 होने की मतलब कि वो पक्का होना ही होना है, तो उसको 1 बोल दिया हमने। और जो नहीं होना है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, वो हो गया आपका इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट समझ में आ गया आपको। ये पीए बार 1 माइनस पीए समझ में आ गया। चलिए मैं एक चीज और बताऊं आपको, यदि मैं आपसे कहता हूं कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए बार इंटरसेक्शन बी बार, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि न तो ए न तो बी, नहीं आपको ए लेना है नहीं बी लेना है। और इसकी यदि प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी, अंदर वाली चीज को, इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी का बार, लिख सकते हैं। देखो इस अंदर वाली, मान लो हमें ये निकालना है, ठीक, तो ए बार इंटरसेक्शन बी बार को ए यूनियन बी का बार निकाल सकते हैं, और किसी का बार यदि निकालना हो तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी लिख सकते हैं, चलेगा। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। बात समझ में आई ये चीज। अब इसमें पी ए यूनियन बी इधर ले आते हैं तो पी ए यूनियन बी हो जाएगा 1 माइनस पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये चीज याद रखिएगा। पी ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, 1 माइनस पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार। देखिए मैं कहूं कि पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार निकालना है, तो आप डी मॉर्गन्स लॉ से, डी मॉर्गन्स लॉ से ए बार इंटरसेक्शन बी बार क्या हो गया, ए यूनियन बी का बार हो गया, ए यूनियन बी का बार हो गया। तो ए यूनियन बी का बार
क्या होता है, ए बार बी बार और यूनियन है तो इंटरसेक्शन, मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं। और किसी का बार मतलब 1 माइनस पी ए यूनियन बी। भाई किसी का बार मतलब क्या, 1 माइनस वही। अब इसको इधर लेकर गए और इसको इधर ले आए तो ये वाला रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये याद रखिएगा रिजल्ट। ठीक है बेटा, ये समझ में नहीं आया तो आपको डिमॉर्गन्स लॉ नहीं आता है। ठीक है, सब्र रखिए आप। ठीक है, ये तो समझने में सब कुछ तो क्लियर है आपको। फॉर्मूला क्लियर होगा तब क्वेश्चन लगाओगे, नहीं क्वेश्चन लगा के फॉर्मूला क्लियर करोगे, पहले पहले फॉर्मूला तो क्लियर कर दो। अब आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर अभी जितना मैं बता रहा हूं पढ़ो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। यदि ज्यादा पढ़ने का शौक है तो पहले पुराने चैप्टर पढ़ो। तुम क्या करते हो, नए चैप्टर में ज्यादा एडवांस बनने लगते हो। मैं सब लगा दूंगा, अभी तुरंत लगा दूंगा। अभी पिछला मैं पढ़ना है तो पिछला रिवाइज करो ना, बहुत सारे चैप्टर कराए जा चुके हैं, उनको रिवाइज करो। जब मैं इसको क्वेश्चन कराना शुरू करूंगा आप करिएगा, अभी सब्र रखिए। ठीक है, सीखते चलिए। यदि सब नहीं सीखोगे एक भी क्वेश्चन लगा नहीं पाओगे। डायरेक्ट तुम क्वेश्चन पर टूट पड़ने की तुम्हारी बहुत जल्दीबाजी रहती है, डायरेक्ट क्वेश्चन लगा खत्म कर देते हैं। ठीक है, ऐसा मत करो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखिए। ठीक है, मैं आगे करवाऊंगा कुछ क्वेश्चन आपको, इसके बाद मैं कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन कराऊंगा वो मैं आपको बता दूं। तो वो क्वेश्चन है ये वाले। कौन से वाले, एक तो ये करवाऊंगा मैं क्वेश्चन आपको, एक ऐसा वाला करवाऊंगा, एक ये भी करवा दूंगा, ये वाला भी करवाऊंगा, ये भी करवाऊंगा। चलो अभी सब्र रखो, थोड़ा सा सब्र सब्र सब्र, थोड़ा सब्र रखो। चलिए एक बार कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, हाँ अगले वीक में ट्यूसडे या वेंसडे के दिन आपका एक टेस्ट होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तैयार रहिएगा, मैं बता देता हूं लगभग कितने क्वेश्चन होंगे, 60-70 क्वेश्चन के आसपास तो होंगे ही होंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का अभी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ए और बी दो इवेंट्स है। देखो यहां पर कुछ थोड़ी सी कहानी अलग है। ए और बी दो इवेंट्स हैं आपको दिए गए हैं, और आपको क्या निकालना है, ऐसे बोलते हैं पी ए बाई बी। क्या निकालना है, पी ए बाई बी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, पी ए बाई बी, इसका मतलब ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when b is already occurred। मतलब ए की प्रायिकता जब बी हो चुका है, जब बी हो चुका है। अब की बार आपको प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी तो किसी कंडीशन के साथ पूछी जाएगी, किसी कंडीशन के साथ पूछी जाएगी। ठीक है, एक घटना घट चुकी है तो फिर इस घटना के होने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, समझ रहे हो, बात समझ में आ रही है। एक घटना हो चुकी है तो फिर इस घटना के होने की प्रायिकता बतानी है। अब की बार आप फ्री नहीं हो, जब आप इसमें यह लिखा रहेगा कि यदि बी गिवन है, बी हो चुका है, तब बताइए कि ए भी हुआ होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी। जैसे मान लो कि मैं आया और क्लास में विशाल, दीप नारायण और इनको मान लो और 2-3 लोगों को पीट दिया मैंने आके क्लास में, भयंकर डंडा 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 पीट दिया मान लो मैंने।
तो मैं इन चारों पांचों लोगों को और भी लोग इनको पीट चुका हूं, तो किसी एक के पीटने की प्रायिकता बताइए। मतलब अब आपको जो फेवरेबल आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे जो इवेंट हो चुका है। एक इवेंट हो चुका होगा बी, तो उसी के अंदर से आपके फेवरेबल निकल कर आएंगे। तो ए हुआ होगा, साथ ही साथ इसकी प्रायिकता बतानी है कि इनको पीट चुके होंगे, इसकी प्रायिकता बताइए। सब्र रखिए, चैट चैट करते कि ब्रिजेश जी सब एग्जाम्पल में बताऊंगा, काहे परेशान होते हो बहुत जल्दी। ठीक है, लिखकर अपना अपना दिमाग डिस्टर्ब किया होगा तुमने, एग्जाम्पल्स लिखा होगा, अपना दिमाग डिस्टर्ब हुआ होगा कुछ देर के लिए। मत किया करो ये सब, ध्यान बहुत जरूरी है, केंद्रित रखो दिमाग को, कम लिखो चैट में। यहां देखो लिखा है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स देन ए बाई बी। फॉर्मूला आपके पास है, लेकिन फॉर्मूले से उतनी अच्छी क्लियरिटी नहीं आती है। फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं, यदि ए बाई बी लिखा हुआ है तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ये नीचे वाला पी बी लिख देते हैं। और सिमिलरली यदि बी बाई ए है, मतलब आपको बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है यदि ए हो चुका है, बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। परसों मंडे के दिन मैं आपको केवल क्वेश्चन करवाऊंगा, कोई टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, शायद मंडे और ट्यूसडे भी, 2 दिन मैं आपको केवल प्रैक्टिस ही कराऊंगा, एक भी थ्योरी नहीं बताऊंगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक। बी बाई ए मतलब यदि ए हो चुका है तो बी भी हो गया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, बी होने की प्रोबेबिलिटी। तो उस केस में सेम चीज, बी और ए का यहां इंटरसेक्शन होगा और नीचे जो लिखा है वो नीचे जाएगा पी ए। अब ये सोचिए यदि ए और बी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, परस्पर अपवर्जी, यदि ए और बी इवेंट परस्पर अपवर्जी हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, तो फिर तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी पी ए बाई बी। कैसे 0 होगी भैया, ये 0 नहीं होगा। यदि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी यदि एम ई है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव परस्पर अपवर्जी है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा 5। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, अभी कुछ है ही नहीं तो 0 आएगी प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब पी ए बाई बी, ये वाली वैल्यू 0 हो गई, तो पी ए बाई बी भी 0 हो गया कि नहीं, क्योंकि ये 0 हो गया, क्योंकि ए और बी में कुछ कॉमन ही नहीं है। एक कल के लेक्चर में हमने पढ़ा होगा, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैंने पढ़ाया था। तो यदि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो फिर ए बाई बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यार जब दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते तो फिर दोनों एक साथ नहीं हो सकते ना भाई। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि ये हो चुका है, बी हो चुका है, तो ए की होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। और जब बी और ए साथ में हो ही नहीं सकते तो फिर बी हो चुका होगा तो ए होने की प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब रहेगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, अब धीरे से समझिए, इस क्वेश्चन को समझिए और ये बाकी क्वेश्चन से क्यों अलग है। ठीक है, अ फेयर डाई इज टॉस्ड। मैं चलो एक काम करता हूं, मैं ये वाला स्टेटमेंट हटा देता हूं कुछ देर के लिए, ये जो लिखा है ना, ठीक है, ये हटा देता हूं। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। इसको हटा देता हूं मैं, इस क्वेश्चन को करो। अ फेयर डाई इज टॉस्ड, ठीक है, एक जो पासा है उसको उछाला जाता है। ठीक, एक सवाल क्या होता है, एक पासे को क्या जाता है, उछाला जाता है। ठीक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। मैं चैट नहीं देखता हूं, सो मैं आपको बता दूं कि हर एक सेकंड में मैं चैट नहीं देखता हूं। ठीक है, यदि मैं वो देखूंगा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा।
आप ये सोचते हो कि हर सेकंड में मैं चैट देखता हूं, तो ये आप गलत सोचते हो। ठीक है, तो चैट जितना कम करोगे तुम्हारे लिए बेहतर है। तो कितनी यार लिखते रहते हो, कैसे कंसंट्रेशन बनाते हो यार, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं मैं। अब फेयर डाई इज टॉस्ड, एक डाई को मैंने टॉस किया तो कितना आया होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी आने की, 1 2 3 4 5 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम। अब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो प्राइम आया होगा। तो प्राइम कब आया होगा, दो, तो आपके पास तो ये सब थे, आपके पास 6 पॉसिबिलिटी थी आने की, पर आपको फेवर कौन करेगा, 1 आएगा तो मूड खराब हो जाएगा, वो प्राइम नहीं है। 2 आया, खुश हो गए। 3 आया, खुश हो गए। 4 आया, मूड खराब हो गया, प्राइम नहीं है। 5 प्राइम है, खुश हो गया। 6 प्राइम नहीं है। तो 3 ऐसे हैं जो आपको फेवर कर रहे थे, तो ये 3/6 मतलब 1/2 हो गया। लेकिन ये तो क्वेश्चन नॉर्मल हो गया प्रोबेबिलिटी का। अब हम बात करेंगे किसकी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको ये कंडीशन दी होगी कि पासा तो फेंका जा रहा है, लेकिन एक इवेंट पहले ही हो चुका है, तो तब आपको बताना है कि प्राइम होने की। तो देखो, एक पासे को फेंका गया, तो ये बी में क्या हुआ है पता है, इफ द नंबर इज ऑड, नंबर क्या आ चुके हैं, ऑड आ चुके हैं। एक एक पासे को उछाला गया और क्या आ गया, ऑड। यदि नंबर ऑड है, ऑड मतलब 1 3 5, यदि ये हो चुका है तो ए के होने की प्रायिकता बताइए। अब ये बताइए कि ए में क्या आएगा, ए इसको आप मान रहे हो प्राइम को, ए को क्या बोल रहे हो, प्राइम। तो प्राइम क्या होता है, प्राइम तो 2 3 5 होता है। तो आप देखो, एक तरीका तो ये है, ठीक है, कि पी ए बाई बी आप ऐसे निकालिए, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, आप ऐसे निकालिए। तो फिर इसको हम लिखते हैं, पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, 2 आएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो जाएगा 2/6, और पीबी में कितने आएंगे, 3/6। तो आप कहोगे 2/3। एक तरीका तो ये है क्वेश्चंस को करने का। ठीक बेटा, एक प्राइम नहीं होता है, यदि अभी तक आप छोटे से पढ़ते आए हो, आपको ये नहीं पता चला, तो फिर अजीब सी बात है। ना तो एक प्राइम होता है, ना कंपोजिट होता है, याद रखिए। अब आप कहोगे कि एक नेचुरल क्यों होता है, तो मैं क्या बताऊंगा, बताओ। अब कहोगे एप्पल मतलब सेब क्यों होता है, तो मैं क्या बताऊंगा, है? क्या बताऊं, बताओ। बॉय मतलब लड़का क्यों होता है, तो क्या बताओगे, बताओ। एक को प्राइम नहीं बोला गया है, कुछ इंफॉर्मेशन है, उनको आप याद रखिए, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। एक तरीका तो देखो ये है सब करने का, लेकिन ये थोड़ा सा ना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं आपसे क्या करता हूं, ये सब मत अप्लाई करिए। सिंपल आपको क्या करना है, जो इवेंट हो चुका है, जो इवेंट हो चुका है, पहले उसमें देखिए कितने एलिमेंट हैं, जो इवेंट हो चुका है। तो जो इवेंट हो चुका है उसके अंदर ऑड आए होंगे नंबर, मतलब 1 3 और 5 ये आए होंगे। अब इन्हीं में से हमें फेवर करने वाले एलिमेंट्स मिलेंगे, और इन्हीं को हम टोटल में यहां काउंट कर लेंगे 3। अब बताइए कि यदि ये हो चुका है, तो वो बताइए कि वो प्राइम आया होगा, तो इसमें से कितने आपको फेवर कर रहे हैं, आपको 3 फेवर कर रहा है, 5 फेवर कर रहा है, तो सीधे आप 2/3 करेंगे, ये सब काम करने नहीं जाएंगे। 3 फेवर कर रहा है और 5 फेवर कर रहा है, सीधे इसी में से आप टोटल, इसी को टोटल मान लेंगे, और इसी में से तलाशेंगे, इसी में से तलाशेंगे कि जो आपसे पूछा है जिसकी प्रोबेबिलिटी, उसमें से कितने आपको फेवर कर रहे हैं, इसमें से जो इवेंट हो चुका है ना, उसमें से कितने आपको फेवर कर रहे हैं, आपके जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उसमें कितने आपको फेवर कर रहे हैं। तो
इस संख्या को यहां नीचे और जितने फेवर कर रहे होंगे ऊपर आंसर आ जाएगा। ठीक, अब और रुको, क्वेश्चन इसमें देखता हूं मैं तुम्हें कंडीशन प्रोबेबिलिटी का। पहले एक और क्वेश्चन कराता हूं कंडीशन, तुम्हें समझ में आएगा फिर। एक मिनट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का और क्वेश्चन। ठीक है, कई बार तुम समझ नहीं पाते कि वो टोटल मतलब उसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि नहीं है। क्या लिखा हुआ है, एक मिनट। क्या गलत लिखा है बेटा? सक्षम गुप्ता जी, यदि संख्या विषम है, नहीं लिखा है। क्या यार, चलिए, अब आपको कई बार क्या होगा, ढूंढना पड़ेगा कि यार ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि नहीं है। बेटा तुम स्टेटमेंट पढ़ो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। A pair of dice is thrown. A pair of dice is thrown if total numbers of turns up on both the dice. देखो, a pair of dice आपको फेंका गया है, तो कितने हो गए? 36। यदि मैं ये बीच वाली लाइन काट दूं, ये बीच वाली लाइन यदि मैं काट देता हूं, अब इस क्वेश्चन को करिए आप। अब इस क्वेश्चन को करिए, बीच वाली लाइन काट देता हूं, दोनों अंकों पर अंकों का योग 8 है, इसको मैं काट देता हूं। अब इस क्वेश्चन को करिए। आपको मैं अंतर समझा रहा हूं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे समझोगे कि कोई कंडीशन दी गई होगी, यह कैसे समझ में आएगा आपको, ऐसे समझ में आएगा। अब इस क्वेश्चन को करिए इस समय। अब पेयर ऑफ डाइस मतलब दो पासे को एक साथ फेंका गया है तो 36 बनेंगे। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे कि यार मैंने डाइस को फेंका है, दो डाइस को फेंका है, अब डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी पूछ दे तो समझ जाइए नॉर्मल क्वेश्चन है। लेकिन कुछ और कह दे वो कि यार उस डाइस पर ये आया है तो ये आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, उस डाइस पर वो आया है तो ये आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, इस डाई पर फलाने आया है तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो समझ जाइएगा कंडीशन प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल हो रहा है। कोई कंडीशन आपको वो बोल रहा है, आप फ्री नहीं हो, आप फ्री नहीं हो। जैसे कि हमें डाइस फेंकते हैं तो हम फ्री है ना, हमारे पास तो 36 आउटकम्स आ रहे हैं, तो अब हमसे कोई डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कुछ कह दे कि यार ये हो चुका है तो ये बताइए, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं। तो अभी देखो इस क्वेश्चन को देखो, एक डाइस को फेंका गया है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स टर्न्ड अप ऑन द सेकेंड डाई इज 5। सेकेंड डाइस पर 5 आया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 5 और 6 5। ठीक है, ओके, 6 5। अब ये सारे ऐसे केसेस हैं जिन पर सेकेंड डाइस पर 5 आया है। क्या आया है? सेकेंड डाइस पर कितना आया है? 5 आया है।
सेकेंड डाइस पर कितना आया है? 5 आया है। तो इस तरह के कितने केसेस हैं? ये 6 हैं। और कोई है केस बताइए उन 36 में से जिसमें सेकेंड डाइस पर 5 आया हो? और केसेस हैं क्या? आपको लग रहा है कि उन 36 में से कोई और हैं जिन पर सेकेंड डाइस पर 5 आया होगा? सेकेंड डाइस पर 5 चाहिए। बोलिए। तो ये क्वेश्चन तो नॉर्मल का हो गया, लेकिन अब मैं आपसे कंडीशन जोड़ दूं कि मैंने दो डाइस तो फेंकी, पर उन दोनों डाइसों पर आग पहले क्या आया ये बताइए। देख, कुछ आया, कोई घटना पहले ही हो चुकी है। वो कौन सी हो चुकी है? ये वाली। इफ टोटल नंबर्स ऑफ टर्न अप ऑन द बोथ डाइस, ठीक है, बोथ डाइस इज 8, मतलब टोटल नंबर्स, द इफ टोटल ऑफ नंबर टर्न अप ऑन द बोथ डाइस इज 8, मतलब समझ रहे हो कि जो अंक आए हैं दोनों अंकों का जो योग है वो 8 के बराबर है। मतलब आपने डाइस फेंका तो आपका एक इवेंट पहले ही हो चुका है। कौन सा? जिनके नंबर्स, वो पेयर जिनको जोड़ने पर 8 आ रहा था, ये इवेंट हो चुका है। तो अब ऐसा कितनी बार हुआ होगा? 2 के साथ 6, 6 के साथ 2, 3 के साथ 5, 5 के साथ 3 और 4 के साथ 4। ये आपका हो चुका है। तो ये बताइए कि यदि ये हो चुका है तो फिर ये होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। वो आउटकम्स इसी के अंदर से आएंगे, तो टोटल तो आपके 5 ही बनेंगे। अब आपको जो चाहिए वो बताइए, आप क्या ढूंढ रहे हो? अब आपको इनमें से इन्हीं इन्हीं में से फेवर करेगा कोई ना कोई, इन्हीं में से आपको फेवर करेगा कोई ना कोई। कितने फेवर कर रहे हैं ये आपको निकालना है, क्योंकि जो इवेंट हो चुका है वही संख्या हम नीचे लिखेंगे और इसी के अंदर से आपको वो फेवरेबल निकालने हैं। जिस, और फेवरेबल कहां से मिलेगा? जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। प्रोबेबिलिटी ये पूछी है कि आपको जिसके सेकेंड डाइस पर 5 आया होगा, द्वितीय पासे पर 5 आया होगा, वो आपको फेवर करेगा। तो द्वितीय पासे पर 5 केवल एक बार आया हुआ है, तो एक ही आपको उनमें से फेवर कर रहा है, एक ही फेवर कर रहा है। ये होती कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब। ठीक है, और देखते हैं और कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर क्वेश्चन। चलिए, बाकी और हम किस पर एग्जाम्पल करेंगे आगे। ठीक है, अभी और करेंगे, चिंता मत करिए, भविष्य में। ओके, चलो अभी हम थोड़ा सा एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और इन पर हम क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको मंडे के डेट में बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर भी, सब पर। अभी टेंशन मत लो ज्यादा। इफ पी ए बराबर 0.25 है, पी बी बराबर 0.5 है, ए इंटरसेक्शन बी 0.14 है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी नाइदर ए नॉर बी अकर, न तो ए हो और न तो ई हो, और ये भी आपको निकालना है। तो नाइदर ए नॉर बी, तो आप बताइए क्या निकालना है? न तो ए न तो बी। बीच में क्या लगाएं, जल्दी बताइए, क्या कह रहे हो?
न तो ए हो न तो बी हो गया। देखो, पीए आपको ये दिया है, पीबी ये दिया है, ए इंटरसेक्शन बी दिया है, आपको चाहिए नाइदर ए नॉर बी, न तो ए न तो बी। बेटा आप थोड़ा सा वेन डायग्राम से समझेंगे, आपको क्लियर होगा। यदि नाइदर ए नॉर बी चाहिए, मतलब आपको क्या करना है, इसके ये वाला पोर्शन चाहिए, यही चाहिए ना। कंफ्यूज मत हो, ज्यादा कंफ्यूजन के का थोड़ा कंफ्यूजन आप होते हो इस सब में। तो अच्छा ये बताओ, ये सैडेड पोर्शन जो मैं आपको दिखा रहा हूं, क्या वही आपको चाहिए नाइदर ए नॉर बी? मतलब मैंने कहा था सेट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये सैडेड पोर्शन जो मैंने दिखाया है आपको, वही नाइदर ए नॉर बी है कि नहीं? पहले बताइए, ये ए और बी के बाहर वाला पोर्शन, क्या यही नाइदर ए नॉर बी है? ए और बी के बाहर वाला पोर्शन, जल्दी बताइए, 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 क्या यही है? और यदि यही है तो इस बाहर वाले पोर्शन को ए यूनियन बी का बार बोलेंगे कि नहीं, या फिर ए यूनियन बी का डैश बोलेंगे कि नहीं? ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, बोलेंगे कि नहीं? बार या डैश, कॉम्प्लीमेंट, यही सब बोलेंगे कि नहीं? यही सब बोलेंगे। अब आइए डिमॉर्गन्स लॉ पर। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि यदि कॉम्प्लीमेंट लगाना है और अलग अलग लगा रहे हो तो यूनियन का इंटरसेक्शन बनाइए, यूनियन का इंटरसेक्शन बनाइए। तो समझ गए, नाइदर ए, न तो ए न तो बी, इसका मतलब यहां पर आपसे इंटरसेक्शन पूछ रहा है, ये चीज। और इसका मतलब पी ए यूनियन बी का बार, और इसका मतलब 1 - पी ए यूनियन बी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये सब फॉर्मूले याद रखिएगा। अब 1 - अच्छा, पी ए यूनियन बी चाहिए तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, सब तो दिया है। पी ए दिया है, पी बी दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है, रख दीजिए, आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.5, 0.14, सॉरी 0.25 माइनस 0.14, कितना हो जाएगा ये? 0.75 माइनस 0.14, 1 माइनस 1, कितना हो गया? 0.39, 0.39 हुआ क्या? 0.84 कैसे आ रहा है तुम्हारा? अच्छा, ये इसका मतलब क्या है? ये ए बी बार, इसका मतलब क्या है? सर उल्टा रखे हैं वैल्यू। अरे इनमें क्या फर्क पड़ता है यार, इधर पहले कौन रखा है, क्या फर्क पड़ता है? इन पर तो फर्क पड़ता है कौन किसकी जगह रखा है। अब यार कैसी बातें कर रहे हो, पी ए पी बी किधर रख दिया, क्या फर्क पड़ता है? 0.84 आ रहा है। में 0.84 आ रहा था, कैसे? मतलब समझा नहीं मैं। भाई आप ठीक है, मान लेते हैं आपका सही है, पर कैसे आया ये 0.84? वही तो मैं पूछ रहा हूं आपका। इतने लोगों का आ रहा था, मतलब क्या गड़बड़ी थी?
आपने ऐड गलत किया, 1 मिनट। 0.5 और 0.25 को ऐड करेंगे तो 0.75 आएगा, और 0.75 को 0.14 से माइनस करेंगे तो 0.61 आएगा। क्या गलत है? यार आपने गाइड गलत किया है। तो इसका आंसर आ गया, इसका मैंने अभी नहीं निकाला है। ये दो चीजें पूछी गई हैं, एक तो आपसे नाइदर ए नॉर भी पूछा गया है, अब आपसे ये पूछा गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूं, ए बट बी नहीं। आपको सेट थ्योरी में याद है, ठीक? ए पर बी नहीं। मैंने आपको, यदि सेट थ्योरी याद हो तो मैंने बताया था कि इंटरसेक्शन में यदि ये बार लगा हुआ है तो ए लेना है पर बी नहीं। इसका मतलब लेना है, ए लेना है पर बी नहीं, मतलब आपको ये वाला पार्ट लेना है। ए लेना है पर बी नहीं लेना, इसका मतलब पीए में से पी ए इंटरसेक्शन बी आपको घटा देना है। पीए में से पी ए इंटरसेक्शन बी क्या करना है? घटा देना है। तो पीए कितना हो जाएगा? पीए कितना है? 0.25, और इंटरसेक्शन कितना है? 0.14। कितना हो जाएगा? 0.11। 0.11 आ जाएगा। ये 0.5 है, 0.5 है। मैंने आपको बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी बार का मतलब ए लेना है, बी नहीं लेना है। और यदि दोनों पर बार लग गया तो ना तो ए लेना है ना बी लेना है। जिस पर भी देखो बीच में इंटरसेक्शन है और जिस पर भी बार लगा है वो नहीं लेना होता है। दोनों पर लगा है तो दोनों नहीं लेना है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना फॉर्मूला? आपको यही ये वाला पार्ट निकालना था, तो पीए में से ये इंटरसेक्शन वाला ये वाला घटा दिया आपने। सेट थ्योरी जरूरी है। अब थोड़ा सा इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, और क्वेश्चंस कराएंगे, परेशान मत होइएगा। ठीक है, क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, ज्यादा परेशान ना हो अभी। इंडिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसी में किसी में भी डिपेंडेंट लिख देता है, किसी में भी इंडिपेंडेंट वर्ड इस्तेमाल हो जाता है, फिर वो समझ में नहीं आएगा आपको। चैतन वाघ मारे कह रहे हैं गलत है। क्या गलत है भैया? कहां पर गलत लग रहा है तुम्हें? चलो, अब देखो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। सिंपल है कि ए को बी से कोई मतलब नहीं। मतलब occurrence of A does not affect occurrence of B। occurrence of B मतलब A का होना या ना होना B को कोई लेना देना नहीं है। A के होने ना होने से, देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अलग था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये होता था कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को आपस में मतलब था। ए होता तो बी नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट, इन दोनों में कंफ्यूजन होती है कि यार इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सब एक ही जैसे लगते हैं आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये होता है कि ए इवेंट हो गया है तो बी नहीं हो सकता, दोनों एक साथ संभव नहीं है। जबकि इंडिपेंडेंट इवेंट एक साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि एक ए को बी से कोई मतलब नहीं है, बी हुआ है या नहीं हुआ है। यदि ए को बी से कोई मतलब ही नहीं है कि वो हुआ है या नहीं हुआ, इसका मतलब दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट की डिफिनीशन ये होती है, ठीक है, कि ए को बी से कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो एक बॉक्स था, उसमें से 4 रेड बॉल थी और 5 ब्लैक बॉल थी। ध्यान से सुनना, मान लीजिए कि एक बॉक्स था, उसमें 4 रेड बॉल थी और 5 ब्लैक थी। एक बंदे ने क्या किया, एक बॉल निकाला, ठीक है, एक रेड बॉल निकाली। तो एक बात बताओ, मान लो इसके पास 4 रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं इस बैग में। मैं ये कहूं कि रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताइए, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो कहोगे यार टोटल रेड बॉल कितनी है, 4, मतलब टोटल बॉल 9 है, टोटल बॉल क्या है, 9 है। अब उसमें से रेड कितनी है, 4। लेकिन अब देखिए, मैं आपके 2 इवेंट बोलता हूं कि मैं पहली बॉल रेड निकाल रहा हूं और जो बॉल निकाल रहा हूं मैं उसको फिर से इसमें रख दे रहा हूं। ध्यान से सुनना, एक बॉल मैंने दो बॉल निकाल रहा हूं एक एक करके। मैंने क्या बोला, एक एक करके मैं 2 बॉल निकाल रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, एक एक करके इसमें से 2 बॉल निकाल रहा हूं, एक एक करके। तो दोनों 1 बाई वन विदाउट रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है, मैं आपको बॉल निकाल रहा हूं 1 बाई वन विथ रिप्लेसमेंट। और आपसे पूछा गया है कि दोनों बार रेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों बार रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों बार। तो ये बताइए मुझे कि जब पहली बार, क्योंकि पहली बार आपने यहां पर विथ रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो पहली बार जब आपने बॉल निकाली होगी तो टोटल तो 9 है, और उस 9 में से आपको फेवर कितनी कर रही है, 4 फेवर कर रही होंगी। दोबारा जब आपने फिर से बॉल निकालने गए होगे तो आपने क्या देखा होगा कि यार फिर से, क्योंकि बॉल आपने रख दी है, विथ रिप्लेसमेंट की बात हुई है, जो बॉल आपने निकाली थी वो फिर से रख दी है। तो दोबारा जब आप फिर से करने गए हो तो दोबारा 4/9 होगा और इनका मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में। 3/8 नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। यदि रिप्लेसमेंट हो चुका है कोई दिक्कत नहीं है, यदि रिप्लेसमेंट हो चुका है तो मेरा कहने का मतलब है, चलो ये तो हम बाद में आएंगे इस पर कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी मेरा ये कहने का मतलब है कि एक इवेंट को जब दूसरे से कोई मतलब ही ना हो, वो हो चुका है या नहीं हो चुका है, तो ऐसे इवेंट को हम इंडिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे। अकरेंस ऑफ ए डज नॉट अफेक्ट अकरेंस ऑफ बी। अभी छोड़िए सब, आऊंगा मैं इन सब क्वेश्चंस पर आऊंगा। मतलब ए और बी को आपस में कोई मतलब ही ना हो। अब यदि मतलब नहीं है तो पी ए बाई बी, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? ये बताओ, यदि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो याद रखिएगा पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी होता है, ये याद रखिएगा। इफ
ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, देन यदि स्वतंत्र घटनाएं हैं, बेटा दोनों काम करना था, एक ही काम तो नहीं करना था, मल्टीप्लाई क्यों कह रहे हैं, दोनों काम करना था ना। आपने पहली बॉल भी निकाली है, दूसरी बार भी निकाली है, ऑप्शन थोड़ा ना था दोनों काम में आपको, ये परमुटेशन से चला आ रहा है, क्यों मल्टीप्लाई किया। अब हम बात करते हैं कि ए और बी यदि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा। अब ये कैसे आया ये देख लेते हैं एक बार। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन हमने पढ़ी थी अभी, क्या पढ़ी है, पी ए बाई बी। अच्छा ये बताओ कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट तो पी ए बाई बी को क्या हम पी ए लिख सकते हैं, ये बताइए। क्या पी ए बाई बी पी ए होगा? पी ए बाई बी, यदि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, पी ए बाई बी पी ए के बराबर होगा। बेटा इंडिपेंडेंट को कम से कम स्वतंत्र इतना तो आपको पता होना चाहिए यार। शुद्ध हिंदी देखकर तुम इंटरव्यू कैसे क्रैक करोगे? वाई भोजपुरी में बात करोगे कि हिंदी में बात करोगे? यार एकदम इंग्लिश में पढ़ना नहीं चाहते हो तो आप एनडीए की तैयारी कर क्यों रहे हो? आप एक वर्ड भी इंग्लिश नहीं बोलना चाहते, सब हिंदी चाहते हो, तो अचानक आपके अंदर कैसे टैलेंट आ जाएगा इंग्लिश का, बताना मुझे। इंटरव्यू एकदम हिंदी में तो नहीं होगा, शुद्ध हिंदी में। यार एक बात बताओ, पी ए बाई बी का क्या मतलब होता है? जब बी हो चुका है तो ए की होने की प्रोबेबिलिटी, यही तो मतलब होता है यार। जब बी, एक बात बताओ, जब बी हो चुका है तो ए होने की प्रोबेबिलिटी। अरे जब बी को ए से, ये जो ए है उसको बी से मतलब ही नहीं है। जब इस ए को, इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है, इस ए को बी से कोई लेना देना नहीं है, तो यार ये बी हुआ हो चाहे ना हुआ हो, हमें क्या लेना देना, क्या लेना देना हमें। इसीलिए ये पी ए बाई बी पी ए के बराबर होगा, क्योंकि पी ए बाई बी का मतलब क्या होता है, पी ए बाई बी का मतलब हम प्रोबेबिलिटी तो ए की ही निकालते हैं, बस हम ये कहते हैं कि बी हो चुका है तो ए की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब बी हो चुका है, जब ए को उससे मतलब ही नहीं है कि बी हुआ है चाहे नहीं हुआ है, उस केस में पी ए बाई बी पी ए के ही बराबर होगा। पी ए बाई बी क्या होगा बेटा, पी ए के बराबर हो, क्योंकि बी से कोई मतलब ही नहीं है। तो अब बताइए, यदि ये हो चुका है इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, सॉरी पी ए बाई बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी होता है ना, ये चीज होती है। अब क्योंकि ये वाली वैल्यू पी ए के बराबर हो गई तो ये पी ए हो गया, तो पी ए बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी हो गया। बताओ पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी हो गया कि नहीं? तो ये चीज समझ में आई कि क्यों होती है ऐसा, क्यों यदि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उनका आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराएंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे यदि ए और बी को कोई आपस में मतलब ही नहीं। क्लियर बात समझ में आ गई कि ये कैसे आया है? क्योंकि पी ए बाई बी पी ए की ही बराबर होगा, क्योंकि जब इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए को बी से कोई मतलब नहीं है। ए बाई बी का मतलब क्या रह गया यार, जब बी से कोई लेना देना ही नहीं है। चलिए अब कुछ चीजें आपको याद रखनी है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। यदि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए बार एंड बी भी इंडिपेंडेंट होगा। दूसरा, ए एंड बी बार ये भी इंडिपेंडेंट होगा।
तीसरा, ए बार एंड बी बार ये भी इंडिपेंडेंट होगा। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ए और बी यदि स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए बार एंड बी भी इंडिपेंडेंट होगा, ए एंड बी बार भी इंडिपेंडेंट होगा, ए बार एंड बी बार भी इंडिपेंडेंट होगा। और कोई भी दो इवेंट यदि इंडिपेंडेंट है तो उनका यदि हम इंटरसेक्शन लेते हैं, ये दोनों यदि ए बार और बी बार दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो इनका इंटरसेक्शन अलग अलग हो जाता है सीधा। यदि ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो इनका यदि हम इंटरसेक्शन लें तो आप सीधे सीधे बाहर वाला ऐसे कर सकते हो। यदि ए बार बी बार दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो सीधे पी ए बार और पी बी बार कर देंगे। अभी कुछ देर पहले मैंने इसका कुछ और फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद हो तो, लेकिन वो नॉर्मल केसेस के लिए था। 1 माइनस था ना, याद करो कहां पढ़ा था हमने भाई। ए इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी बार क्या पढ़ा था, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। लेकिन यहां पर क्या फॉर्मूला है, यहां पर ये फॉर्मूला है, लेकिन ये केस क्या है, इंडिपेंडेंट का है। हाँ, बार मतलब कंप्लीमेंट, कब से बताते आ रहा हूं मैं, कब से बताते आ रहा हूं, कोई नई चीज तो है नहीं। तो ए और बी यदि इंडिपेंडेंट हैं तो ए बार और बी भी इंडिपेंडेंट होगा। सिंपल ये याद रखना है कि मैं कहूं कि सी एंड डी यदि ये इंडिपेंडेंट है तो पी सी इंटरसेक्शन डी जो होगा वो पी सी इंटू पी डी होगा। सिंपल सी बात, सीधे पी सी इंटू पी डी होगा। सिंपल, ये याद रखना है। तो फिर आपको इनको समझने की जरूरत नहीं है कि ए और बी बार इंडिपेंडेंट था तो मैंने ये कैसे लिखा। आपको ये भी दिक्कत नहीं होगी कि ये इंडिपेंडेंट था तो ये कैसे लिखा है, क्योंकि डिफिनीशन यही है कि दोनों यदि इंडिपेंडेंट हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन लगाकर प्रोबेबिलिटी निकालिए, फिर अलग अलग प्रोबेबिलिटी मल्टीपल बातें की। क्लियर हुआ ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है कि एक इवेंट को दूसरे इवेंट से कोई लेना देना ही नहीं है, वो हुआ है या नहीं हुआ है कोई मतलब नहीं इससे। किसी के एक के होने से दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस बात का। बोलिए, क्लियर है। हम्म, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर आएंगे। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम वोरम भी है लेकिन वो अभी नहीं, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम भी है लेकिन वो भी नहीं करेंगे। ठीक है, 2 डाइस। तो परसों मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन थ्योरम इन सबके इन्हीं जितना मैंने पढ़ाया है इन्हीं पर हम खूब ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। पहले 2 डाइस are rolled simultaneously, the probability that the sum of the two numbers on the top faces will be at least 10। देखो यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या, कौन बताएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रही है क्या, सब पता लग जाएगा, सबर रखोगे सब पता लग जाएगा, सबर रखोगे ना सब पता लग जाएगा। क्या ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्या ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, कौन बताएगा कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, कौन कह रहा है ये बात। कौन कह रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है।
अरे नहीं है भैया, कहां पर इसमें कंडीशन कहीं दी है? कहीं कंडीशन दी ही नहीं है। कहां दी है कंडीशन? भाई दो डाइस को उसने क्या फेंका एक साथ, अब सीधे आपको प्रोबेबिलिटी पूछ दी है ना। कहीं पर ऐसा थोड़ा ना लिखा है कि ये इफ यहां पर ये नंबर आए तो इसकी बताइए, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है इसमें कहीं पर। तो डायरेक्ट क्या है नीचे 36। अब आपको पूछ रहा है कि जो जो फेसेस थे, जो टॉप फेसेस थे, उन पर जो नंबर्स आए उनका सम 10 या 10 से ज्यादा हो। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब उनका सम 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। तो कितनी बार हुआ होगा? 6 बार हुआ होगा। कम से कम 6 ऐसे पेयर होंगे जिनका सम, 6 ऐसे वो नंबर फेसेस पर नंबर दिखेंगे ऐसे, 6 पेयर जिनको जोड़ने पर 10 या 10 से ज्यादा आ रहा होगा। 10 आया होगा 3 बार, 11 आया होगा 2 बार, और 12 आया होगा 1 बार, मतलब 6 बार आया होगा। 6 ऐसे पेयर मिलेंगे जिनके हम नंबर्स को जोड़कर देखेंगे तो 10 या 10 से ज्यादा आएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा 6/36। इसको देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम मंडे को मिलेंगे और वहां पर हम इस पर खूब सारी प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तैयार रहिएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़िए। ट्यूसडे या वेंसडे में आपको टेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छे से तैयार करिए। बेटा एटलीस्ट 10 बोला है ना, कम से कम 10। तो 10 भी लेंगे, 11 भी लेंगे और 12 भी लेंगे। 12 ही तो मैक्सिमम सम हो सकता है। A number is chosen at random among the set of first 120 natural numbers। क्या ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है? क्या ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है? तो जवाब है नहीं, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, एक नंबर 120 नेचुरल नंबर्स हैं, उनमें से क्या किया जा रहा है? एक नंबर उठाया जा रहा है। अब वो नंबर 5 या 15 से, 5 से या 15 से विभाजित हो, ये आपको फेवर करेंगे। उन जो 1 से 120 आपने उठाए हैं ना, 1 से लेकर 120 तक मान लो संख्याएं लिखी हुई हैं, और आप उनको, उनमें से एक नंबर उठा रहे हो, तो आपको फेवर कितनी कर रही हैं? वो फेवर करेंगी जो 5 से डिवाइड हो, जो 5 के मल्टीपल हो या फिर 15 के मल्टीपल हो। तो 5 10 15 20 इसी तरह 120, ये 24 ऐसे नंबर हैं, 24 जो 5 के मल्टीपल है। अब आप कहोगे 15 के मल्टीपल, तो 15 के मल्टीपल इसी के अंदर है बेटा, 15 के मल्टीपल भी इसी के अंदर आएंगे। तो ये 24 ही नंबर मिलेंगे। जो 5 के मल्टीपल होंगे ना, वो उसमें से जितने भी मिलेंगे उसमें से कुछ 15 के मल्टीपल भी 5 के मल्टीपल के अंदर उपलब्ध हैं, इसीलिए केवल 24 ही नंबर होगा ये। लेकिन रूल क्या कहता है कि आपको यूनियन बताना है, 5 से डिविजिबल 15 या फिर 15 से डिविजिबल। यहीं पर यदि ऐसा लिखा होता 2 और 3, तो बेटा फिर पंगा होता। 2 या 3 से डिविजिबल बोलता, तब आपको समस्या होती। तब आप क्या करते? 2 से डिविजिबल निकालते, 3 से डिविजिबल का निकालते संख्याएं, और उनमें से वो संख्या घटाते जो 6 से डिविजिबल है, क्योंकि जो 6 से डिविजिबल होंगी वो 2 के अंदर भी होंगी, वो 3 के अंदर होंगी, वो आपको नहीं चाहिए। बात को समझ रहे हो कि नहीं? सब सेट का कॉन्सेप्ट है। उन 120 में से आपको फेवर वो कर रही हैं जो या तो 5 से डिविजिबल हो या 15 से डिविजिबल हो। अब 5 से डिविजिबल जितने भी नंबर्स हैं, उनमें उनमें 15 से डिविजिबल नंबर उपलब्ध हैं। तो तरीका या तो ऐसा है कि आप 5 का मल्टीपल लिखिए, ऐसे लिखिए 5 आपको 5 से 24 फेवर कर रहे हैं, और 15 से कितने फेवर कर रहे हैं? 15 से 8 कर रहे हैं क्या? 8 फेवर कर रहे हैं। ये 5 के मल्टीपल हैं, ये 15 के मल्टीपल हैं, और इनमें से क्योंकि 5 और 15 का एलसीएम
15 ही होता है, तो 15 से डिविजिबल आप घटाओगे जो कि 8 ही होंगे, तो ये कटकर 24 ही आएगा। यदि 2 और 3 से बोलते, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम इनमें से कोई नंबर नहीं है, वो 6 है, तो इसलिए 2 से डिविजिबल नंबर लाते, 3 से लाते, उनको जोड़ते और 6 से डिविजिबल जितने हैं उनको घटा देते, क्योंकि वो इसके अंदर भी होंगे, वो इसके अंदर भी होंगे। बात समझ में आई कि नहीं, कि क्यों मैंने केवल डायरेक्ट 24 ही लिख दिया इसमें। पकड़े बात को कि नहीं, बताओ, पकड़ लिया आपने, बात पकड़ में आई। भाई 1 से 120 तक जो नंबर थे उनमें वो नंबर आपको फेवर कर रहे थे जो या तो 5 से डिविजिबल है या तो 15 से डिविजिबल है, क्योंकि 5 और 15 का एलसीएम 15 ही है, ठीक है, इसलिए वो माइनस करने वाला चक्कर का कोई मतलब ही नहीं हुआ। जो 5 से डिविजिबल नंबर होंगे, 5 के मल्टीपल होंगे, उसमें 15 के मल्टीपल उसके अंदर शामिल है, तो मैक्सिमम 24 ही नंबर तो होंगे। यार काहे की कंफ्यूजन हो रही है यार, काहे की कंफ्यूजन हो रही है। 1 से लेकर 120 तक आपको वो नंबर चाहिए जो 5 या 15 से डिविजिबल हो। 3 तो नहीं लोगे ना, 3 थोड़ा ना 15 से डिविजिबल है, 3 मल्टीपल है। नंबर 5 होगा, 10 होगा, 15, 20, 25, 30, 35, एक तो ऐसे नंबर होंगे 5 वाले। फिर आप कहोगे यार 15 से डिविजिबल तो हमने देखा ही नहीं, कहोगे 15, 30, अरे ये तो 5 के अंदर में तो आ ही गए हैं, तो फिर 15 से काउंट करने की क्या जरूरत है। मान लो कि जैसे कि ये कौन है, एक राज है और एक राहुल है। मैंने कहा राज को जितने लोगों ने पीटा है उनकी संख्या लाइए। मान लीजिए राज को 10 लोगों ने बहुत पीटा है और राहुल को 15 लोगों ने बहुत पीटा है। यदि ये 10 लोग अलग हैं और 15 लोग अलग हैं, तो मैं कह सकता हूं राज या राहुल को 25 लोगों ने पीटा है। लेकिन मान लीजिए मैं ये कहूं कि राज को जिन 10 लोगों ने पीटा है, राहुल को 5 लोगों ने पीटा है, वो 5 लोग इसी में से हैं। राज को जो 10 लोगों ने जो पीटा है ना, वो जो 10 लोग हैं उनमें से 5 लोग राहुल को पीटे हैं। तो मैं ये कहूं कि राज या राहुल को पीटने वालों के लोगों की संख्याएं कितनी है, तो 15 तो नहीं बोलोगे भाई, 10 ही बोलोगे ना, क्योंकि ये 5 लोग तो उसी के अंदर हैं। हां, मान लो इसको पीटने वाले 3 लोग होते और वो अलग होते, इन 10 से अलग होते, तो फिर आप 13 बोलते। आप क्या बोलते, 13 बोलते, क्योंकि ये 10 लोग अलग हैं, ये 3 अलग हैं, 13। लेकिन मान लो इसको 10 लोग पीट रहे हैं, इसको 3 लोग पीट रहे हैं और 2 लोग कॉमन है, तो आप क्या कहोगे, 10 + 3 - 2, मतलब इस समय 11 लोग पीटे हैं इनको। भाई इसको 10 लोग पीटे, इसको 3, लेकिन 2 कॉमन है, 2 कॉमन लोग हैं जो इसको भी पीटे इसको भी पीटे। इसका मतलब क्या हुआ कि 11 लोग अलग अलग हैं, ठीक है, 13 लोग नहीं है, ये हुआ। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही, बाकी हमारी आपकी मुलाकात होगी मंडे को, वहां पर हम काफी क्वेश्चंस करेंगे अपनी प्रीवियस। शाम को आज परमुटेशन कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस सेशन होगा शाम के 6 बजे। धन्यवाद, जय हिंद, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मेहनत करते रहिए, पिछला रिवाइज करते रहिए, क्योंकि मार्च अप्रैल आ जाएगा तो फिर उस समय रिवीजन में आपके पास प्रेशर हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे पहले से ही कह रहा हूं कि जितने टॉपिक्स हो चुके हैं उनका रिवीजन बहुत जल्दी है। यदि आप आखिरी समय में अपने आप को कॉन्फिडेंस